अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, वो जो लम्हात हैं जिनका बहुत दिनों से जिक्र किया जा रहा है, जिसकी ऊपर डिस्कशन की जा रही है, डिबेट की जा रही है, वो वक्त करीब आता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो वक्त करीब आता जा रहा है, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। अब हम आज की सिचुएशन को अगर डिस्कस करें तो हमने देखा कि जो वाइल्ड कार्ड और ट्रम्प कार्ड की बातें की जा रही थी, वो बातें भी कहीं माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। यानी 2-3 दिन पहले तक ये वाइल्ड कार्ड डिस्कस किए जा रहे थे, मगर अब ऐसी कोई बात हुकूमत की जानिब से नहीं देखी जा रही। और जाहिर सी बात है, पीटीआई अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स बहुत कम हो चुके हैं। जो अक्सरियत थी पार्लियामेंट में, पीटीआई वो भी खो चुकी है। ये जो मेजॉरिटी खोना है, जाहिर सी बात है, ये भी अब एक सवालिया निशान बनता है कि हुकूमत डेफिनेटली अब नहीं रही है, नहीं रहेगी। और जो अदम एतमाद की सिचुएशन है, क्योंकि अपोजिशन नंबर ज़्यादा कर चुकी है, अदम एतमाद की जो सिचुएशन है अब उसे कामयाब होता दिखाई देता है, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ये पाकिस्तानी सियासत है, कुछ भी हो सकता है। नाज़रीन, आज एमक्यूएम पाकिस्तान के 2 मिनिस्टर्स फ़रूक नसीम साहब और अमीनुल हक साहब ने अपनी वजारतों से इस्तीफ़े दिए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बाकायदा ऐलान किया गया जिसमें अपोजिशन के सीनियर रहनुमा सरबराहान सब मौजूद थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया कि एमक्यूएम पाकिस्तान अब अपोजिशन के साथ खड़ी है, यानी 7 जो सीट्स हैं ये अपोजिशन में शामिल होती हैं। अब अगर हुकूमती नंबर्स की बात की जाए तो हुकूमत के पास अब सिर्फ 164 नंबर्स बचे हैं, 164 सीट्स बची हैं, जो कि बहुत कम तादाद है। 172 की तादाद करनी थी और अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि ये नंबर्स और गिरते चले जा रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के पास जो नंबर्स हैं वो भी तादाद बहुत बढ़ती चली जा रही है। और कुछ देर पहले तक 177 थी, अब मज़ीद कहा जा रहा है कि ये तादाद जो है ये बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल ये बनता है कि क्या अब भी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन मौजूद है या फिर कोई रास्ता बचा है। और अगर खान साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं, जो कि बातें की जा रही थी कि आज रात को कौम से खिताब करेंगे और इस्तीफ़ा भी शायद दे दिया जाए, क्या ये इस्तीफ़ा खान साहब की फ्यूचर सियासत को बचा सकता है। ये बातें भी अब नाक़दीन कर रहे हैं कि अगर इस्तीफ़ा दे दिया गया तो शायद इसलिए दिया जाएगा क्योंकि ज़ाहिर है खान साहब के पास एक बहुत बड़ी रीज़न है कि बहुत कोशिश की गई इन करप्ट सियासतदानों के, जिस तरह वो कहते चले आए हैं कि करप्ट सियासतदानों के ख़िलाफ़ मैं खड़ा हूँ और दीवार बन के खड़ा हूँ। शेख रशीद साहब भी ये कहते आए, लेकिन क्या इस्तीफ़ा देना और ये सियासी जो शहीद बनना है, क्या ये खान साहब को फ़ायदा देगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक स्टेटमेंट आती है हुकूमत की जानिब से, हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से, कि जो आज का एड्रेस है रात का वो मौखर कर दिया गया है। यानी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं कि कौम से खिताब करेंगे खान साहब। अब सिचुएशन बहुत मुश्किल होती जा रही है हुकूमत के लिए और हम सभी जानते हैं कि जो सिचुएशन बनती चली जा रही है वो डेफिनेटली वज़ीर आज़म साहब के फेवर में नहीं जा रही। अब ये इस ख़त का जो मामला है, जिसमें धमकी आमेज़ ख़त की बातें की गई और ये लहरा के भी दिखाया गया खान साहब की जानिब से, आज सहाफ़ी हजरात के सामने जो मंदरजात थे वो भी रखे गए और उसमें कहा गया कि जी रूस की तरफ से जो एक सबसे बड़ी थी कि जो हम रूस गए, यानी पीएम साहब रूस गए, रूस का विज़िट किया, ये उन ममालिक को या उस एक मुल्क को किसी तरफ से ये धमकी आई है उनको ये अच्छा नहीं लगा। और बाकायदा उस ख़त में ये भी लिखा था कि अगर अदम एतमाद की सिचुएशन कामयाब हो जाती है तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, और अगर अदम एतमाद की सिचुएशन कामयाब नहीं होती तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। ये भी बातें की गई। अब इनमें क्या सदाकत है, इस ख़त में क्या सदाकत है, क्या वाकई ये ख़त आया गया। फिर उसके बाद स्टेटमेंट भी बदली गई और कहा गया कि ये तो ख़त वहाँ के किसी एम्बेसडर ने लिखा है जिस मुल्क से ये धमकी आई है, और ना मुल्क का नाम बताया जाएगा क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम इसे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। अब बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं कि क्या कोई मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क को धमकी देता है तो क्या वो रिटन फॉर्म में धमकी देगा, लेटर लिखेगा, कोई सबूत छोड़ेगा। क्योंकि इस तरह की अमूमन बातें हमने माजी में भी देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी धमकियाँ दी जाती हैं, या तो फ़ोन कॉल्स की जाती हैं, या फिर फ़ोन कॉल्स अगर नहीं की जाती तो इनडायरेक्टली अपने सफ़ीर भेजे जाते हैं या उस मुल्क के सफ़ीर को वहीं से भेजा जाता है कि आप ये बात जाके उस हुकूमत को डिलीवर करते हैं। अब नाज़रीन, ये बहुत सारी बातें हैं कि जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं ब्रिगेडियर साहब, सिचुएशन तो खैर सबके सामने आ ही चुकी है, लेकिन अभी जो ख़त वाला मामला है, कहा जा रहा है जी नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता जा रहा है। और अगर दुनिया को देखें तो दुनिया भी अब डेफिनेटली इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी कि अगर ये धमकी आई है तो फिर ये डिस्कशन वर्ल्ड वाइड डिस्कस किया जाएगा। और फिर ये मुल्क का नाम भी नहीं बताया जा रहा, सफ़ीर का नाम भी नहीं बताया जा रहा कि कहाँ से ये धमकी आमेज़ ख़त आया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि इससे पहले नवंबर में जी एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जी बिल्कुल, अमेरिका की,
जो बुनियादी तौर पे CIA का ब्रेन चाइल्ड है जी तो उन्होंने जब कोई चीज दुनिया में फैलानी होती है, दुनिया में कोई ट्रबल मचानी होती है, जिस तरह जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, और जमहूरियत के नाम पे जो उन्होंने गदर मचाना होता है जी और मुल्कों को प्रेशराइज करना होता है या कुछ अपनी डायरेक्शन देनी होती है, तो फिर वो इस नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इस किस्म के जितने अदारे हैं, उनके जरिए वो अप्रोच करते हैं ममालिक को, उनके जरिए वो वहाँ पे अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं, जो अमेरिकन CIA की गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जी। अब ये खत आया, इस तरह का एक लेटर जो है वो आया था नवंबर के दिसंबर में, जिसमें उन्होंने 3-4 हेडिंग्स थी उसकी। एक था कि 2023 के जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं उसके हिसाब से उन्होंने कमेंट किया, और उसमें जो वो अमेरिकन एम्बेसडर को कि किसी को चार्ज अफेयर को वो लेटर एड्रेस था, उन्होंने कहा जी इसमें इस सिलसिले में जो अमेरिकन थे यहाँ पे उन्होंने शाहिद खाकान आबादी से मुलाकात की, और उसके साथ साथ शीरी मजारी अपना सॉरी ये कौन है शहरी रहमान से, बलेदी से, इस किस्म के लोगों से। उसका एक हिस्सा था कि जी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। उन्होंने कहा जी हम मीडिया हाउसेस को पैसे देंगे ताकि अमेरिका के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बड़ी चल रही है, और इस तरह की 3-4 हेडिंग उन्होंने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे, हालांकि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज है नहीं, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया। उसका मतलब था कि जो आपस में अफ्रीका की लड़ाई को जो है वो बढ़ाओ, उसको बढ़ोतरा दो, उसको ग्रुपों को पैसे दो। तो जो अगर ये लेटर वो लिख सकते हैं तो आपको फिर समझ जाना चाहिए कि जो लेटर आपको आया है, जो बुनियादी तौर पे मुसैद और इजरायली और जियोनिस्ट लॉबी जो है उसका जो ब्रेन चाइल्ड इस किस्म की चीजें होती हैं, तो फिर लोगों को इसमें किसी किस्म के शक में होने की क्या गुंजाइश है कि वो लेटर कहाँ से आया होगा। क्योंकि आपको पता है कि 2 बड़े इशू हुए हैं, एक CPAC हुआ है और एक रशिया का विजिट हुआ है इमरान खान का, और तीसरी है जो उन्होंने एड्रेस देने से इनकार किया। तो बावजूद इसके कि उनको पता था कि जो फजल रहमान जैसे लोग, जरदारी जैसे लोग जो हैं, उन्होंने तो ड्रोन अटैक्स के ऊपर जो उन्होंने कहा था कि सैंक्शन कर दिया, आप किताब है बड़ी मशहूर ओबामा एट वॉर, वो उठा के पढ़ लें। उसके अंदर बॉब वुडवर्ड ने लिखा है कि जी जरदारी को जब कहा गया कि जी जब ये ड्रोन अटैक हो गए तो बड़ा कोलैटरल डैमेज होगा, उसने कहा जी आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कोलैटरल डैमेज। तो उनको इस किस्म की लीडरशिप चाहिए वेस्ट को वहाँ पे, तो अब आप खुद ही समझ लीजिए। लेकिन और ये लेटर अगर थ्रेटन जो इमरान खान ने अपना कहा भी है, आपको याद है कि लोगों ने इस लेटर को तो लोग कह रहे हैं कि लहराया, तो वो जो जरदारी ने जो विल लहराई थी वो किसने लिखी थी? किसी ने पूछा जरदारी से कि वो किसने देखी, वो विल किसने लिखी थी? इमरान खान ने तो कहा ना कि मैं दिखा सकता हूँ लोगों को। तो अब आप इसमें मुझे तो कोई गुंजाइश नहीं है कि लेटर किसने लिखा है, लिखने वाली ताकतें वही हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर तकलीफ हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी ऐसा मुल्क जो किसी दूसरे मुल्क को धमकी देना चाह रहा हो, कोई बात कन्वे करना चाह रहा हो, कोई मैसेज देना चाह रहा हो, क्या वो रिटन में खत भेजेगा? हमने तो अमूमन यही सुना है कि जी ये बात की गई, ओवर द टेलीफोन की गई, या फिर इस तरह बताया गया या मैसेज कन्वे किया गया। क्या ये रिटन में देकर कोई सबूत छोड़ना ये कोई हिमाकत कर सकता है इस तरह की? बात तो आपकी ठीक है, हिमाकत करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मैं तो उस चीज को बेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आई एम नॉट प्राइवी टू दैट लेटर, ना मैंने वो लेटर देखा है जी, ना उसके कोई मंदरजात देखे हैं, लेकिन मैं तो फिर चूंकि इस चीज पे कि जो वो लेटर एक दिखाया गया है, और वो अगर वो है तो किधर से है। हेलो जी ब्रिगेड साहब, अगर वो है तो किधर से है, तो मैं उसके मजमरात पे बात करूँ कि अगर वो है तो किधर से हो सकता है जी। नॉर्मली तो ये प्रोसीजर नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इससे पहले भी पाकिस्तान से भी लेटर लिखे जाते रहे। अमेरिका को लेटर लिखा गया था बेनजीर भुट्टो के जमाने में कि जी मुझे मदद चाहिए, जी मुझे प्रेशर कर रही है फौज। तो आपको याद है वो लेटर तो नेट पे भी अवेलेबल है ना। जी तो ऐसी चीजें मतलब है क्या ऐसी चीजें लिखी जाती है किसी और मुल्क को, लेकिन बेनजीर ने वो लेटर लिखा था जी कि मुझे आप थोड़ा बहुत राजीव गांधी को कहें कि वो बॉर्डर पे कोई थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर दे ताकि मेरे ऊपर से प्रेशर कम हो। तो लीडरशिप जो होती है इस किस्म की पॉलिटिकल लीडरशिप को एतबार नहीं होता, क्योंकि उनके लिए अपनी ताकत जो है, अपनी पावर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है। मुल्क जो होता है उनके लिए इट कैरीज अ सेकेंडरी मीनिंग जी। तो अब चूंकि वो ये कह रहे हैं कि जी लेटर, तो मैं उसको बाकी आपकी जो बात है थ्योरेटिकली उसमें वजन है, और मैं भी यही समझता हूँ कि ऐसी चीजें इनडायरेक्टली कन्वे की जाती हैं जी, किसी के थ्रू कन्वे कर दी गई। कोई जब अपना जैसे आपको याद है
कि पाकिस्तान ने जब एटम बम बनाया तो हेनरी किसिंजर ने जुल्फकार अली भुट्टो को कहा था डायरेक्टली, ने कहा जी इफ यू मेक दिस बॉम्ब वी विल ड्रैग यू ऑन द रोड। अब ये भी तारीख का हिस्सा है। बिल्कुल। अब ये डायरेक्ट उसको थ्रेट तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन उसने दिया, तो इसका मतलब ऐसा प्रेसिडेंस अवेलेबल है। अगर ऐसा प्रेसिडेंस अवेलेबल है ममालिक, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सही। अच्छा सर, कहा यह गया और बताया भी ये गया हुकूमत की जानिब से, और खान साहब की तरफ से भी ये ब्रीफिंग दी गई है आज सहाफ़ियों को, कि उसमें रूस के दौरे का भी लिखा गया। फिर उसमें लिखा गया कि जी अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो मसले कम हो जाएंगे, अदम एतमाद कामयाब नहीं होती मसाइल बढ़ जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो खान साहब ने आज ब्रीफ किया है और सारे सहाफ़ियों को ये बताया है कि इस ख़त में ये बातें लिखी गई हैं। अब क्या हम सब जानते हैं कि रूस के दौरे पे कौन खफा हो सकता है हमसे या किसकी तरफ से आ सकती है, तो फिर ये नाम छुपाया जाना और फिर ये सफ़ीर का नाम नहीं बताएंगे, सब जानते तो हैं ऑलरेडी। देखिए, पहली बात तो ये है कि नाम छुपाए जाने की जहाँ तक बात है, तो बड़े एक अरसे तक इंडिया हमारे अंदर दहशतगर्दी करता था, पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली दहशतगर्दी किया करता था, रॉ स्पॉन्सर तंजीमें थी, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन हम नहीं कहते थे कि अमेरिका इंडिया कर रहा है, हम क्या कहते थे एक हमसाया मुल्क है जी। तो उसमें डिप्लोमेटिकली कुछ कवर रखने की कोशिश की जाती है, ठीक है, ताकि डायरेक्ट अगर आप किसी को कह दें इस तरह से शायद वो भी गलत होता है। तो मेरा ख्याल उसी तनाजुर में इसको मंदरजात को बताया जा रहा है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल है, जो इसे किया है जी, उसका नाम लेने से इंटेंशनली ग्रेस किया जा रहा है, गुरेज किया जा रहा है। लेकिन 2 + 2 4 ही होते हैं और अक्लमंदों के लिए इशारे ही काफ़ी होता है। जी बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक मैं बात और करना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है हालात बहुत टफ हैं। कहा गया जी ये जो ख़त है ये अदम एतमाद की जो तहरीक की जमा कराने की, तो उससे कुछ तो दिन पहले भी दिया गया है, तो ये इतना टाइम क्यों लिया गया? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा जा सकता था। फिर वज़ीर दाखिला से ये डिस्कस करते, वज़ीर दाखिला को परसों तक तो मालूम नहीं था कि इस तरह का कोई ख़त आया है, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में ही साफ कहा है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका मैं और आप जवाब नहीं दे सकते जी। इसका जवाब वो ताकि मुझे नहीं पता। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी नज़र में तो इसको पब्लिक में लहरा के कहना भी चाहिए था। इसको अगर आप की तो उसको रिलीज करना चाहिए था थ्रू कंसर्न क्वार्टर। लेकिन चूंकि ये उन्होंने किया है, तो अब ये उन्होंने उसका अदम एतमाद से, इतना मुझे पता है कि अदम एतमाद का ताल्लुक जो है इस वक्त फॉरेन पावर से है जी। अदम एतमाद का ताल्लुक उस पैसे से है जो बाहर से आया है। अदम एतमाद का ताल्लुक उस पैसा है जो मुल्क की दुनिया की एजेंसीज ने फ्लोट किया है। तो जब आप वो चाह ये रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान में इसलिए तब्दीली आए कि आप रशा गए थे, पाकिस्तान में इसलिए तब्दीली आए कि आपने उनकी बात नहीं मारी जी, तो फिर भी खान साहब ने ये बेहतर समझा कि जी वो बताएं कि अदम एतमाद के पीछे रिटर्न हिसाब से भी कौन है। तो उन्होंने और इसका ताल्लुक अदम एतमाद का ताल्लुक इंटरनल फिगर से तो नहीं है। अदम एतमाद का तो ताल्लुक मुझे कोई शक नहीं है, दुनिया में कोई शक नहीं है कि बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक जो है वो बाहर के पैसे से है, रॉ के पैसे से है, या इस पैसे से होता है पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत का। तो उसी की एक कड़ी के तौर पर इसको जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कहा यह भी जा रहा है, नाक़दीन ख़ास तौर पर बहुत तनकीद कर रहे हैं हुकूमत के इस अमल पर और कह रहे हैं जी कि हो सकता है और ऐसा उनका कहना है, हो सकता है कि खान साहब ने ये सारा जो प्लॉट क्रिएट किया है, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत बचानी है, जो अटेंशन है वो भी डाइवर्ट करनी है, हालात इस तरह पैदा हो गए हैं, इत्तेहादी साथ छोड़ चुके हैं, और फिर हो सकता है कि जी ये पहले तो कहा जा रहा था ये ख़त डायरेक्ट आया, अब फिर थोड़ी स्टेटमेंट में तब्दीली आई है, कहते हैं जी ये किसी सफ़ीर ने वहाँ से लिखा है, हमें वो सारे पॉइंट्स जो उनको वहाँ ब्रीफ किए गए उन्होंने ख़त की सूरत में हमें यहाँ लिख के भेजे हैं, और फिर ख़त दिखाया भी नहीं जाता। पहले कहा जाता है दोपहर में कि ख़त दिखाया जाएगा, फिर जब सहाफ़ी हज़रात जाते हैं तो उन्हें सिर्फ मंदरजात बता दिए जाते हैं। एम्बिग्यूटी तो नज़र आती है कहीं ना कहीं। एम्बिग्यूटी जब तक ख़त दिखाया नहीं जाएगा तो एम्बिग्यूटी होगी। दूसरा ये कि अपोजिशन में भी एक स्टांस है ना जी, तो वो क्या है, उनका वही स्टांस होगा जो आप बयान कर रहे हैं जी। उन्होंने अपनी फेस सेविंग कर, उन्होंने अपना नैरेटिव देना है, तो नैरेटिव क्या होगा? वो नैरेटिव तो अगेंस्ट इमरान खान होगा ना जी, तो वो अपना नैरेटिव दे रहे हैं। लेकिन अगर मंदरजात बताए गए हैं तो जहाँ आग लगती है वहाँ चिंगारी तो होती है, तो कोई कहीं से तो चिंगारी होगी जिससे आग लगी है। सही। तो इतने बड़े लेवल पे प्राइम मिनिस्टर झूठ तो नहीं बोल सकता बनने में खड़े होके। कोई चीज होगी, वो डायरेक्ट आई या इनडायरेक्ट आई, मिनिस्ट्री में आई, इमरान खान को आई, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तो मेरा ख्याल इमरान खान से जाना चाहिए। लेकिन
मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसका लिंक बाहर से है और तहरीक इत्तेमाद का लिंक भी बाहर से है। ऑल दोज पीपल हु डिफेक्टेड दे हैव बीन पेड वेरी हेवीली एंड दे स्टिल बीइंग पेड। पाकिस्तान में तो डॉलर के ऊपर तो आप पाकिस्तान में एक बंदे ने नहीं कहा था, बाहर के बंदे ने कहा था जी कि पाकिस्तानी कैन सेल देयर मदर फॉर द मनी। तो फिर ये तो सामने आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडर्स कैन सेल एनीथिंग फॉर देयर पावर। सही और दिस इज व्हाट इज एबंडेंटली क्लियर नाउ। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब जाहिर है नेशनल सिक्योरिटी मुश्किल में जाती दिखाई देती है। अगर इस खत को भी डिस्कस करें तो डेफिनेटली एक धमकी है, न्यूक्लियर पावर है, इंडिपेंडेंट कंट्री है पाकिस्तान। अब इन सारी सिचुएशंस को लेकर अगर इसको देखें तो क्या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आवाम को बताना ज़रूरी थी? आई थिंक अगर ये कैबिनेट के हद तक रहती है या अवाम को बताना जरूरी है, अदारों को बताना जरूरी होता है जी, अदारों को कॉग्निशन होना चाहिए इस चीज का। बाकी बहरहाल अगर तहरीक इत्तेमाद कामयाब हो जाती है तो जो आने वाले लोग हैं उनको तो नेशनल सिक्योरिटी की परवाह नहीं है। आई एम श्योर दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। उनको नेशनल सिक्योरिटी के मायने भी नहीं पता। अब ऐसे आसिफ जरदारी से तवक्को रखे कि जिसको नेशनल सिक्योरिटी को पता है, फजल रहमान से तक नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनको तो पैसे की सिक्योरिटी से ताल्लुक है उनका। तो पाकिस्तान के लिए इस हालत में नेशनल सिक्योरिटी का मामला है कि अगर तहरीक इत्तेमाद कामयाब हो जाती है तो आने वाली क़यादत का जो करैक्टर है वो आपको पहले ही पता है और उससे ज्यादा बहस करें उस वक्त आपकी सिक्योरिटी जो इंडेंजर होती है और बहुत बुरी तरह इंडेंजर होगी जब इस किस्म की क़यादत आ जाए जो पहली दिखी हुई हो। तो उससे आप क्या तवक्को रखते हैं? उन्होंने और डैमेज करना है, अदारों को डैमेज करना है, मुल्क को डैमेज करना है, आवाम को डैमेज करना है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर खान साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं, कहा यह भी जा रहा था कि आज शाम को शायद जो वो टेलीफोनिक या कौम से खिताब करेंगे उसमें शायद इस्तीफ़ा भी दे देंगे और रिज़ाइन कर देंगे, क्या इसमें कोई सदाकत थी? लड़ूंगा जी, तो मुझे नहीं लगता कि देंगे। तहरीक इत्तेमाद ही जाएंगे तो फिर वो कैच करा सकते हैं आने वाले इलेक्शन में। और आपने देख लिया कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी तक लोगों में मौजूद है जी। तो लोगों को पता है कि ये पेड तहरीक इत्तेमाद में जो लोगों ने पैसे लेके वोट दिया, ज़मीर बेचा है, अपना इज्जत को बेचा है, तो वो तो सारे जलील होंगे जिन्होंने बेचा है और उसका फायदा जो पीटीआई को आने वाले इलेक्शन में हो सकता है। लेकिन वो रिजाइन करेंगे तो मेरा ख्याल वो सही अप्रोच नहीं होगी मेरे ख्याल में। बाकी वो उनके काबीना के मशीर है जिन्होंने पहले जो उन्हें मिस डायरेक्ट किया, वो क्या उनको मिस डायरेक्ट करते हैं, उनके अंदर की चीजें जो है वो उनको ही पता होंगी। राइट, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जी जिस तरह अब सिचुएशन बन चुकी है, जाहिर है ख़त का जो मामला है ये अगर सही है तो फिर इसको डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी का मसला समझा जाए, इस पर सर जोड़ के बैठा जाए। लेकिन अगर ये ख़त फेक है तो फिर इस तरह की जो सिचुएशन है वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह की सिचुएशन पैदा करें और डेफिनेटली कोई ना कोई अंदर बात ज़रूर मौजूद है। अब हमें ज्वाइन किया है जो कि ज़ाहिर है पंजाब की सियासत में भी बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट हैं और ओवरऑल जो सिचुएशन अब पैदा हो चुकी है उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं शेख फकास साहब। शेख फकास साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। शेख साहब, सिचुएशन साफ क्लियर हो चुकी है। एमकेएम का इंतजार किया जा रहा था कि किस तरफ जाते हैं, वो भी सिचुएशन क्लियर हो चुकी है, नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं ऑपोजिशन के। अब हुकूमत किन बेसिस पे, अभी भी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जश्न मनाने दें, खुशियां मनाने दें, लेकिन अभी क्या होने वाला है ये उनको मालूम नहीं है। किन बेसिस पर ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं और बड़े रिलैक्स अंदाज में स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं? देखिए, जब इस किस्म के क्राइसिस सिचुएशन में लोग हों जी तो स्टेक्स इतने ज्यादा हाई होते हैं कि बंदा नफसियाती तौर पे किसी न किसी मिरेकल के इंतजार में होता है जी। और ये वो मिरेकल है जिसके बारे में हम पहले दिन से बताते चले आए हैं कि अगर ये जो है एस्टेब्लिशमेंट को राजी कर लेते हैं जी और इत्तेहादी राजी हो जाते हैं तो इनके लिए कोई मसला नहीं होगा। इनके अपने जो पीटीआई के एमएनएज हैं उनका वोट तो कंट्रोवर्शियल इन्होंने कर ही दिया था बड़ी कामयाबी के साथ। उनके पैर निकले हुए थे, वो बड़े परेशान थे। वो तो अब जब सारे आईज एंड नोज होंगे और अपोजिशन एक तरफ होगी तो फिर पता लगेगा ना जी कि क्या है। मगर वो डिस्प्यूटेड हो गया था, एक कंसर्न जो थी वो पैदा हो गई थी, साइकोलॉजिकली वो परेशान थे जी। मगर आपको याद होगा कि हम बार बार कह रहे थे इत्तेहादी 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 एंड जी बिल्कुल समहाउ खान साहब इत्तेहादियों को मैनेज नहीं कर सके। सही। अब तो ये बस नफसियाती तौर पे उनकी बेचारे जब बंदा आदम एतमाद कामयाब हो जाए तो फिर वो दुनिया को क्या दिखाएं, रो धो तो नहीं सकते ना, सियासतदान है, दे हैव टू पुट अ ब्रेव फेस।
सही। अच्छा शेख साहब, अगर बात करें ख़त की, जो ख़त खान साहब ने दिखाया है, अभी सहाफ़ियों के सामने भी उन्होंने रखी हैं उसके मंदरजात, और कहा जी ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे इश्यूज़ हैं, जिसमें रूस वाला विज़िट भी आ गया, जिसमें और भी चीज़ें आ गई, जिसमें अदम एतमाद को भी डिस्कस कर लिया गया। अब चलिए अगर इस डिबेट को एक साइड पे रखा भी जाए, नवाज़ शरीफ साहब पे डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है, कह रहे हैं जी वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है नवाज़ शरीफ साहब की इसमें, और किन सबूतों की बेसिस पे ये बात की जा रही है? देखिए, आमतौर पे कोई इस किस्म की सिचुएशन में सबूत जो है ना वो मांगे जाते हैं ना दिए जाते हैं, जी, बल्कि बेनिफिशरी जो है उसको ही मोरद इल्जाम ठहराया जाता है। तो अल्टीमेटली इस खत के बेनिफिशरी सिस्टम में जो लोग भी होंगे जी, उन्हीं को फैसिलिटेटर जो है इस खत का कहा जाएगा, तारीख में भी और अभी भी। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वाकई ये जो ख़त है, कोई भी मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क को धमकी देता है, या फिर कोई ऐसी बात कन्वे करनी होती है कि जिसमें धमकी दी जा रही हो, कोई बात समझाने की कोशिश की जा रही हो, क्या वो रिटन अंदाज में देगा, रिटन लेटर भेजेगा, या फिर ये तो बड़ी अहम इंफॉर्मेशन होती है, बड़ी क्लासिफाइड बातें होती हैं, ये तो इनडायरेक्टली पैगाम पहुंचाए जाते हैं? यूजली तो ऐसे नहीं होता कि खत के अंदर धमकी दी जाए। आमतौर पर धमकियां जो है वो आपको पता है कि एनवॉइस भेजे जाते हैं, एम्बेसडर्स भेजे जाते हैं, जी, जी, लोग हैं, तो ये खतों में लिखी हुई धमकियां तो हमने पहली दफा देखी हैं। सही। इससे पहले खत वाली धमकी देखी नहीं। मगर मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जहाँ पाकिस्तान में अजीब अजीब काम हुए हैं, दुनिया में भी अजीब अजीब चीजें सामने आई हैं। जी। तो ये जो एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल डेमोक्रेसी के हवाले से जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का आज बयान आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये भी CIA ही है और दुनिया में ये हुकूमतें गिराती उठाती है, तो उसमें हकीकत है। देखें, जिस तरह खान साहब ने और कुछ अचीव किया या नहीं किया जी, मगर ये अचीव कर लिया कि इस मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा नून लीग और पीपल्स पार्टी को चोर और डाकू समझने लग गया है। सही। इसी तरीके से आगे ये खत क्या है, इसके क्या मंदरजात हैं, अमेरिकन इसके ऊपर क्या रिएक्शन देंगे, मगर बहुत सा वोटर खान साहब का इस बात पे यकीन कर गया है कि खान को इंटरनेशनल साजिश के तहत ही गिराया है, चाहे इसमें कोई सच्चाई हो या ना हो, चाहे इनकी अपनी नाअहली हो, चाहे इनकी अपनी मिसमैनेजमेंट हो। जी। इसके बावजूद इन जनरल पीपल हैव बॉट दिस स्टोरी, वो लोग जो इमरान खान के वोटर हैं। सही। अच्छा शेख साहब, अगर अब सिचुएशन को डिस्कस कर लें, करंट जो सिचुएशन है उसमें क्या इमरजेंसी लगाए जाने के चांसेस मौजूद हैं? क्योंकि अभी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है शिबली फराज साहब ने, कहते हैं जी कि कोई इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, कोई ऐसा गैर आईनी स्टेप नहीं लिया जाएगा। इमरजेंसी किस लिए लगानी है जी? खान साहब के पास अक्सरियत नहीं रही, अब किस लिए लड़ाई किसके साथ है? जी, इमरजेंसी तो तब लगाई जाए भाई, इमरजेंसी तो जनरल मुशर्रफ साहब ने लगाई जी। इमरजेंसी तो आपको पता है पहले एक दो दफा जो है वो मुस्लिम लीग की हुकूमत भी लगा चुकी है। एक तो याद होगा आपको, काफ लीग ने भी लगाई थी, पीपल्स पार्टी के दौर में पंजाब में लगी थी। तो मगर अब इस वक्त जो है मैं ये समझता हूँ कि कोई चांसेस नहीं है, फर्क बहुत ज्यादा है जी। वोट इतने ज्यादा इधर उधर हो गए हैं कि अब लड़ना किसके साथ लड़ना है। सही। अपना घर सीधा हो तो लड़ाई बंदा करता वो अच्छा लगता है, मगर जब बंदे के अपने घर में शगाफ हो, इत्तेहादी आपको छोड़ जाए जी, मैं नहीं समझता कि खान साहब को लड़ना चाहिए। ये एक बरादराना मशवरा होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, आगे वो बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, हम उनके साथ लड़ तो नहीं सकते, मशवरा ही दे सकते। अच्छा शेख साहब, एक और भी बात की जा रही है। अब MKM ने पीपल्स पार्टी से मुतालबा तो मनवा लिए हैं, मुज़ाकरात भी कर लिए हैं, साथ भी जाके बैठ गए हैं, लेकिन हमने हमेशा देखा कि एक रिफ्ट रही है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कराची को लेकर भी एक रिफ्ट रही है इनमें। अब क्या लॉन्ग टर्म में किस तरह देखते हैं ये जो गठ जोड़ है, ये कब तक चलेगा, क्या चलेगा भी या नहीं चलेगा? इख्तिलाफात तो अपनी जगह मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ जी, मैं कोई बुरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता जी। बात यह है कि MKM की जो मिसाल है ना वो ऐसे है जैसे कोई सियासी रक्कासा हो जी, जिसने हर बड़ी कीमत लगाने वाली पार्टी का दिल बहलाना है। तो इनका जो लव अफेयर है वो हर पार्टी के साथ चला है और ज्यादा देर तक नहीं चला है जी। एट द एंड ऑफ द डे ये एक रीजनल नहीं, कराची की एक जमात है जिन्होंने पिछले बड़े अरसे से बड़ी कोशिश की कि वो नेशनल हो जाए जी। और वो कभी पंजाब में किसी को सेनेटर बना दिया, कभी कश्मीर में धक्का शक्का मार के वो सीट निकाल ली। सही। मगर कराची के अंदर इनके स्पेशल इंटरेस्ट हैं, इनके केसेस हैं, इनके बिजनेसेस हैं, इनके मामलात हैं।
कम्युनिटी तो अब डिवाइडेड थी बहुत से ग्रुप्स के अंदर, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये असेंबली जिसमें अब ये लोग आएंगे खान साहब को हटा के, बकौल इनके अपने लोगों के, ये मैं तज्जिए की बात नहीं कर रहा, ये आएंगे और आके सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये मेरी इतला है, गलत हो सकती है जी, शायद ये नैब को खत्म कर दें, सही, शायद ये रिफॉर्म्स ऐसी करना चाहें जो लोग इनके इलेक्शन से बाहर हैं वो वापस आ जाएं। सही है। उसके बाद बजट में हालांकि साढ़े पल्ले तो कुछ भी नहीं है, इकॉनमी तबाह हो गई है, मगर हो सकता है ये बजट में लंबा सा बड़ा सा रिलीफ दे के आपको फौरी इलेक्शन अनाउंस करते, तो इलेक्शन आ जाना है ये 4-5 महीने में, तो रहना रूना कोई नहीं है। सही सही, खान साहब के किए हुए कामों को अपने गले में डालेंगे, पागलेंगे। सही बात, बिल्कुल ठीक। अच्छा शेख साहब, एक और अहम सवाल, क्योंकि अब काफ लीग की सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो गई, एक बड़ी क्रूशल सिचुएशन में खड़े हुए हैं वो लोग। बड़ा बहुत फैसले की करना, सोच विचार भी किया, फिर डिसीजन में कभी इधर कभी उधर ये बातें भी हुई कि जी कभी साथ देंगे अपोजिशन का, कभी नहीं देंगे। फाइनली उन्होंने पीएम साहब की बात मानी और चौधरी साहब ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। अब चौधरी साहब की सियासत कहाँ देखते हैं, काफ लीग की सियासत को कहाँ जाते देखते हैं, क्योंकि जरदारी साहब कह चुके हैं कि कोई वापस नहीं आ सकता, कोई मुज़ाकरा नहीं हो सकता। तो वो जी, अब मैं आपको क्या कहूँ, वो बड़े बेआबरू हुए हैं इस मामले में जी, इसलिए कि पहले तो मियां नवाज शरीफ ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वो बड़ा उनके लिए बेतौकीरी थी, बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। जरदारी साहब बार बार जिद कर रहे थे कि आप इनको चीफ मिनिस्टर मान लें जी, और किसी हद तक नून लीग के अंदर फिर वो टाइम आया जब उन्होंने उसकी एक्सेप्टेंस भी दी, मगर अचानक वो कहते हैं कि मियां साहब इतला तो ये है कि मियां नवाज शरीफ तो आखिरी वक्त तक एडमेंट थे जी, और फिर कहीं से नून लीग फैसिलिटेट हो गई जी, और चौधरी साहब जो हैं वो उनके साथ एक कॉल की सूरत में कहते हैं बड़ा धोखा हो गया और उस धोखे की वजह से अब एम्बैरेसमेंट हो गई। जी, अब चौधरी साहब ना जरदारी साहब के साथ बैठने जोगे हैं, ना मियां नवाज शरीफ उनको कबूल करते हैं, ना इमरान खान जो कहते थे ना बड़े वजरदार हैं, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान को ब्लैकमेल किया, उन्होंने इमरान खान भी कोई एडा ना हाथ मिलाने को तैयार नहीं होएगा। जी, तो चौधरी साहब के लिए चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो देखें, मेरे चौधरी साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चौधरी शुजात साहब से बुजुर्ग हैं, मगर चौधरी परवेज इलाही हमेशा तेजी करते हैं, उजलत करते हैं और हमेशा नुकसान करते हैं पार्टी का। जबकि ये बातें भी हो रही थी, साहब ने अपना नुकसान किया जी। देखे इमरान खान ने ना जी, इमरान खान ने किसी के लिए कुछ किया या नहीं किया जी, ये तो इलेक्शन में लोग फैसला करेंगे, मगर इमरान खान ने चौधरियों के लिए बहुत कुछ किया। जी, जी, देखे ना 10 साल की सियासी बेरोजगारी खत्म हुई, अचानक गड्डियां, हूटर, वजारता, कम धंधे, पैसे, हर चीज वापस, कभी इधर टांटा होती जा रही है, कभी उधर टांटा होती जा रही है, सारे प्रोटोकॉल सारे वापस आ गए और किसी को रजाया ना रजाया। चौधरी साहब को तो 4-5 चीजों के साथ रजा के रख दिया खान। सही, चौधरी साहब को तो सियासी फैसला यही था, जैसे जट्टा की धड़ेबंदी होती है ना, पहले दिन ही खड़े हो जाते कि असी खान दे नाल, सही, या कह देते असी खान दे नाल नहीं है। सही। चौधरी साहब, शेख साहब, बात ये भी थी कि चौधरी शुजात साहब की जानिब से तो मेरे ख्याल से बातें ये भी आ रही थी कि वो रजामंद नहीं थे इस सारी सिचुएशन में। ये जल्दबाजी बात कोई और थी, वहाँ भेजा किसी और पर्सपेक्टिव से गया था, फिर उसके बाद जो वहाँ जाके चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक्सेप्ट कर ली ये सारी सिचुएशन, इस पर नाराज़गी का इजहार भी किया है चौधरी शुजात साहब ने। देखिए चौधरी शुजात साहब घर के बड़े हैं जी, मगर मैं तो चौधरी साहब का बहुत एहतराम करता हूँ। घर के बड़े होने के बावजूद चीजें जो है वो चौधरी परवेज इलाही के कंट्रोल में है। ठीक है, चौधरी परवेज इलाही साहब भी वक्तन फवक्तन चौधरी शुजात को और उनकी बुजुर्गी को, उनकी वज़ीरदारी को इस्तेमाल करते हैं जी। तो बड़े चौधरी साहब फिर बेचारे वज़दार आदमी है, फिर वो एहतजाज भी करते हैं, नाराज भी होते हैं, पर चुप कर जाते हैं। हुण उन्होंने खानदान को भी तो इकट्ठा रखना है ना जी, सही। 4-5 बंदियां दी पार्टी होए तो की उन्होंने खपना की है, लड़ना की है। सही। अच्छा शेख साहब, एक और क्रूशल सवाल, अब जाहिर है इस्तीफे की बात हो रही थी खान साहब के, क्या ऑप्शन है अभी? आज रात में वो कह रहे थे जी बयान कौन से खिताब करेंगे, फिर बयान चेंज किया जी, कहते हैं जी मौखर कर दिया गया है और किसी को कोई वजूहात। देखिए मैं ये समझता हूँ जिस आदमी को मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो अब इस वक्त इमरान खान साहब की ज़हनी हालत क्या होगी। बंदा इस वक्त इस वेव के साथ आए और उसके बाद अपनी नाअहल और नालायक टीम की वजह से बंदे को टाइम से पहले घर जाना पड़े। जी जी, ऑब्वियसली बंदे को फिर अपने किए हुए फैसले पे बहुत सी
जो है वो सटपटाहट भी होती है और बंदा कहता है कि मैं कौन से क्या फैसले मैंने किए और ये नहीं करने चाहिए थे जी। वो खान साहब की हालत तो कोई नहीं वो कर सकता, बट इज ट्राइंग टू पुट अ ब्रेव फेस। वो एक चेहरा जो है वो सामने दिखा रहे हैं कि मैं शायद घबराया हुआ नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, बट सीधी गल है जी देसी जी मिसाल है और जेडे बंदे का एडा बड़ा नुकसान हो जाए परेशान तो होता ही है। मतलब है कि अब आप बेशक हंसते रहें, लतीफे सुनाते रहें, वो आशिकों के अंदर का जो गम है दिल के अंदर वो किसने घुस के देखा। सही सही। तो वो दुख तो है अपनी जगह पे, खान साहब वो कर रहे हैं और हर सियासतदान ऐसी करता है जितने से बड़ा नुकसान हो जाए वो कोशिश यही करता है कि दुनिया ना देखे कि उसके अंदर के तासुरात उसके चेहरे पे कैसे आए। सही। तो अच्छा जी। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब इस्तीफा नहीं देंगे, ठीक है, ये मेरी जाती राय, और मैं समझता हूँ कि खान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सही। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद जो है वो सरेंडर नहीं करना चाहिए। आपको शहादत मिलती है तो आप शहीद हो जाएं सर, लेकिन सियासी सफर आगे का हैं तो आप गिर जाएं, ये आपसे लड़ते हैं तो आप इनसे लड़ पड़े सर, लेकिन आगे का सियासी सफर भी तो बच सकता है ना। काम है ये फ्यूचर का सियासी सफर नहीं बचा सकते कि जी मैं नहीं था रजामंद, सारी चीजों से नहीं था, जो सिचुएशन बनती थी मेरे खिलाफ जारी है, मैंने इस्तीफा दे दिया है। नहीं है पाकिस्तानी कौम ना साडी बड़ी अजीब है। तुसी इस्तीफा देंदे हो जितनी मर्जी सियासी तकरीरें कर लो ना, अच्छी लोगों ने कहा दौड़ गया। हाँ, ये बात भी सही है, बिल्कुल ठीक। हाँ, मगर आपको कोई मार के गिरा दे, लोगों ने कहना बेचारे के साथ जाती की। सही सही सही। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब अगर विक्टिम प्ले करें तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, और विक्टिम भी दिलेरी से वो ठीक है, बंदे थोड़े हैं। देखे ना, अब इस्तीफे में बचत किसकी है जी? इस्तीफे में शायद खान को इतना ना फायदा हो, इस्तीफे में उन बेशरम और बेजमीर लोगों को फायदा होगा जिन्होंने इमरान खान से 3 साल फायदे उठाए और फिर इमरान खान को अगले इलेक्शन की लालच में छोड़ के दफा हो गए। सही सही, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर ये इस्तीफे दे देंगे तो वो वंड नहीं होगी। वंड समझते हैं पंजाबी में लफ्ज़ असेंबली में कि कौन किसके साथ है और कौन किसको। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। मैं ये चाहता हूँ, मेरी जाती ख्वाहिश है, ये तुझे मेरी राय पूछी, मैं तो जाती ख्वाहिश दसता। बिल्कुल ठीक है जी, हाँ जी, कि वो वहाँ पे वोट हो जी, जो नवाज शरीफ के साथ खड़ा है बंदे उसकी भी शक्ल देखें, जो इमरान के साथ खड़ा है बंदे उसकी भी शक्ल देखें, और फिर बंदे उन लोगों की शक्लें भी देखें जो इमरान को छोड़ के नवाज शरीफ के साथ आ गए हैं और जो उस वक्त नवाज शरीफ को छोड़ के इमरान के साथ गए। सही सही। ये शक्लें इस कौम को देखनी चाहिए ने, सही, क्योंकि मैं तो दसते हैं शेख साहब शक्लों ਨੂੰ बड़े गुज्जे पाने जे। शेख साहब, शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ प्राइम मिनिस्टर बनता देखते हो पे? शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, व्हाई नॉट? राइट जी, बिल्कुल ठीक है। जब इमरान को उठा चढ़े तो फिर पीछे शहबाज शरीफ साहब ही नहीं, उन्होंने ही बनना है वजीर आजम, और किसने बनना। सही सही। शेख साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख वकास कहते हैं कि पीएम अगर इमरान खान साहब बन सकते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं बन सकते। और ये बातें जो की जा रही हैं ख़ास तौर पर अपोजिशन की मीटिंग्स में, प्रेस ब्रीफिंग्स में, जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि हम शहबाज शरीफ साहब को पीएम बनाएंगे, बलूचिस्तान से भी बहुत सारे वज़ीर लेंगे। डेफिनेटली अब देखना ये है कि ये बातें होती हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब हुकूमत के नंबर्स तो बहुत कम हो चुके हैं, अपोजिशन ये गेम जीतती भी दिखाई देती है, और अदम एतमाद जो कि 3 तारीख को कहा जा रहा है कि वोटिंग होगी, उस दिन और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और पता चल जाएगा कि हुकूमत रह रही है या जा रही है। मुझे दीजिए इजाज़त, कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।